प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज का यह पार्ट 9 है। इससे पहले के पार्टों को चैनल में अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल के प्रयोगशाला परिचारक प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। उच्च शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ठीक है। अब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन या एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन व्यापम को सौंप दिया गया है। अब प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम व्यापम कंडक्ट करेगा। ठीक है। चलिए प्रश्न में आते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? यहाँ पर ऑप्शन मिस टाइपिंग हो गया है। ऑप्शन है किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है पूछा है। दिए गए ऑप्शन है भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है, घर्षण कम हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, जी का मान कम हो जाता है। क्या कारण है कि एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय उठाकर। इन चार ऑप्शन में से हमारा आंसर है भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है आनत तल में। ठीक है। इसलिए लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर उठाना आसान होता है आनत तल में बजाय उठाकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है। ये एक बक्सा है, इसके फर्श पर ये क्या कर रही है? विराम की अवस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है। इस बक्से को ये लड़का ले जा रहा है। ठीक है। अब समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। कौन? चिड़िया। चिड़िया जो है वो समरूप वेग से क्या करना चालू करती है? उड़ना चालू करती है, शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा कैसा महसूस होगा? इस दिए गए ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है। पहले से भारी लगेगा, पहले से हल्का लगेगा, पहले से समान भार वाला लगेगा या पहले से हल्का लगेगा फिर भारी लगने लगेगा। इसका आंसर है पहले से समान भार वाला लगेगा बक्सा लड़के को। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। एक व्यक्ति है वह पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। मान लेते हैं इस सिरे पर व्यक्ति खड़ा है। ठीक है। जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर दें, मतलब जल प्रतिरोध को उपेक्षा कर दें, ना माने हम। ठीक है। तब वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है। अब ये व्यक्ति नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है, बोल रहा है। ठीक है। और नाव पुनः स्थिर हो जाती है और अब ये दूसरे सिरे पर पहुंचा है व्यक्ति, तब नाव पुनः स्थिर हो जाती है, बोल रहा है। ठीक है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान के केंद्र स्थिर रहेगा। पूछ रहा है जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान के केंद्र स्थिर रहेगा। दिए गए ऑप्शन है केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो। किस कंडीशन के लिए जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा? जब केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो। सभी परिस्थितियों में केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थिर हो, या केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता है। इसका आंसर है सभी परिस्थितियों में
जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान के केंद्र स्थिर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है पूछा गया है हमसे। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट, ये क्या है, रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि, एक रॉकेट और जेट इंजन किस लिए भिन्न है इसे हमें बताना है। उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरीके से भिन्न है इसलिए भिन्न होता है, नहीं। रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन प्रयोग होता है इसलिए भिन्न है, नहीं। रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है, ये सही है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं, ये भी सही है। तो सी और डी सही हैं। इस वजह से रॉकेट और जेट भिन्न होते हैं, ठीक है, जेट इंजन, सी और डी की वजह से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार किस कंडीशन में शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर। पिंड का भार किस कंडीशन में शून्य नहीं होगा? इसका आंसर है किसी घर्षणहीन सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का कौन सा भार? प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, ठीक है, जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट जा रही हो तब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वह वास्तविक भार से कम होता है। दिए गए ऑप्शन है, त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तब, या त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तब, या अगला ऑप्शन है समान गति के साथ ऊपर जा रही है तब प्रत्यक्ष भार और वास्तविक भार से कम होगा, या समान गति के साथ नीचे आ रही है तब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा। किस कंडीशन में लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे आ रही हो लिफ्ट, उस कंडीशन में प्रत्यक्ष भार जो है, ठीक है, वास्तविक भार से कम होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा गया है हमसे। संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है भौतिक तुला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी चल वस्तु पर, ठीक है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या हो? शून्य हो, तो यह वस्तु धीमी होकर रुक जाएगी, अपनी गति की दिशा बदल लेगी, समान रूप से त्वरण करती रहेगी, या सतत वेग से चलती रहेगी। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सही बलों का योग शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सही बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु पर क्या प्रभाव डालेगा, यह पूछा गया है। इस कंडीशन के लिए आंसर होगा सतत वेग से चलती रहेगी, ठीक है। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाला सही बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु सतत वेग से क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्यों चलती रहेगी? न्यूटन की गति के पहले नियम से यह जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तब तक वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? बाह्य बलों पर चल वस्तु पर लगने वाले सही बल क्या हो? शून्य हो, कंडीशन डाल दिया है, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा यह, इसलिए सतत वेग से यह हमेशा चलती रहेगी। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है?
अति चालकता के अनुसंधान में, पनडुब्बियों में, फ्रॉस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटरों में या रॉकेट प्रौद्योगिकी में? इसमें किया जाता है, इसका आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। अगला प्रश्न है, एक बंदूक का प्रतिक्षेप अर्थात धक्का इसमें से किसका उदाहरण है? ये इस तरह प्रश्न है, मिस टाइपिंग हो गया है यहाँ पे। बंदूक का प्रतिक्षेप अर्थात धक्का इनमें से किसका उदाहरण है बताना है। द्रव्यमान के संरक्षण नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, या स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण का, या रैखिक संवेग का संरक्षण का? इसका आंसर है बंदूक का प्रतिक्षेप रैखिक संवेग के संरक्षण नियम का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बल को मापा जा सकता है। बल को किसके द्वारा मापा जा सकता है? बल को स्प्रिंग तुलक के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर को मापते हैं, कैलोरीमीटर द्वारा हम ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। ये जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल समतल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल समतल है, ये क्या है? ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसके क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? अब क्या कर रहा है ये? न्यूटन के किस नियम का प्रयोग करके यह अपने आप को कहाँ पर ला सकता है? तल पर ला सकता है, यहाँ पर ला सकता है बोला गया है। पहले नियम का प्रयोग करके, दूसरे नियम का प्रयोग करके, तीसरे नियम का प्रयोग करके, या तीनों नियम का प्रयोग करके? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन गति के तीसरे नियम का प्रयोग करके यह अपने आप को कहाँ तक ला सकता है? तट तक ला सकता है। क्योंकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के एक्शन के विपरीत एक क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी, एंटी एक्शन होगी। ठीक है, इसलिए जब यह चिकने फर्श पर क्षैतिज रूप से होगा तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम का प्रयोग करके यह अपने आप को उस बर्फ के तल पर ला सकता है, किनारे पर ला सकता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? ये हम सभी जानते हैं। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दें। ठीक है, कमेंट में दें न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई बंदूक चलाई जाती है, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। जब कोई बंदूक चलाई जाती है तो वह गोली पर किस तरह का बल लगाता है? अगर हम इसे एक गोली माने तो इसे यह अग्रदेशिक बल लगाता है आगे की ओर चलाने के लिए। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। अब ये गोली जो है वो जिस बंदूक में भरी होती है उस बंदूक पर भी पीछे की ओर उतनी ही तीव्रता से पीछे की ओर बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है पूछा गया है। हमने क्रिया और प्रतिक्रिया वाला सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम में पढ़ा है? न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गतिपालक चक्र भाप इंजन, ठीक है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है पूछा गया है। ऑप्शन है, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, यह इंजन को शक्ति देता है, इंजन की गति को तेज करता है। किस लिए गतिपालक चक्र भाप इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पूछा गया है। इसका आंसर है
यह इंजन की गति को तेज करता है, इसलिए गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी कण का साम्यावस्था में रखने के लिए, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है। बलों की न्यूनतम संख्या पूछा है जब किसी कण को हमें साम्य अवस्था में रखना हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बल की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए, क्योंकि बल कभी भी सिंगल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बल कभी भी किस तरह नहीं होता, सिंगल नहीं होता। बल हमेशा 2 के फॉर्म में होता है, एक क्रिया के फॉर्म में होता है और एक प्रतिक्रिया के फॉर्म में होता है। इसलिए किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए हमें न्यूनतम 2 बलों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर मेरे हिसाब से सभी जानते हैं। चलिए इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जड़त्व इनर्शिया का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसने प्रतिपादित किया था, ये कमेंट में आंसर दीजिए इसका। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।